बच्ची को तेज़ाब पिलाने की कोशिश की जाए, बच्ची की आंखें निकालने की कोशिश की जाए, बच्ची के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, रिजवाना केस के हवाले से मेरे पास बहुत अहम अपडेट्स हैं और पिछले दिनों मैंने एक सरसरी सा इस पर एक ओवरव्यू दिया था, मतलब चीज़ें बताई थी जब ये वाक़या पेश आया था कि ये क्या वाक़या पेश आया, लेकिन अब मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स हैं। जो सोमिया आसिम जो जज की बीवी हैं, उनकी तरफ से उनके वकील की जानिब से जो अदालत में दलाइल दिए गए वो क्या दिए गए, रिजवाना बच्ची की इस वक्त हालत कैसी है, मुख्तलिफ सर्जरीज जो हुई हैं उसका क्या अब नतीजा निकल रहा है। साथ ही साथ एक अहम चश्मदीद गवाह सामने आ चुका है। उस गवाह ने क्या बयान दिया है, उसकी जो गवाही है वो कितनी अहम है, इस सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बच्ची की तबीयत के बारे में मैं आपको बता दूँ। जो लोग इस वक्त फ़िक्रमंद हैं और जिस तरह की हालत बच्ची की थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती कि उस बच्ची की हालत कितनी ज़्यादा सीरियस थी, वालिदैन कितने ज़्यादा परेशान थे, और होना भी चाहिए, हर वालिदैन परेशान होता है। सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर बताती चलूँ तो इस वक्त रिजवाना बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर है। उसकी मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड ने भी ये बात की तस्दीक कर दी है कि बच्ची इस वक्त रिकवरी कर रही है और बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रही है। इवन बच्ची की इस वक्त ये हालत है कि वो बैठ भी सकती है और इंशाल्लाह ताला जल्दी वो खुद चलने फिरने के काबिल भी हो जाएगी। बच्ची की कुछ सर्जरीज हुई हैं, जो बच्ची की स्किन पे इन्फेक्शन थे, आँखों पे इन्फेक्शन था, सर में जो इन्फेक्शन था उस हवाले से, और वो जो इन्फेक्शन है जैसे दूर होंगे मज़ीद फिर बच्ची की सर्जरीज होनी है, मज़ीद प्लास्टिक सर्जरी होनी है। बच्ची के जो सर के बिल्कुल दरमियान में ज़ख़म थे वो उस हवाले से भी सर्जरीज होनी है और मुख्तलिफ सारी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस में जाएंगी। लेकिन अपडेट ये है कि बच्ची की इस वक्त तबीयत बहुत बेहतर है पहले से। नाज़रीन, आपको मैं बताते चलूँ तो सोमिया आसिम के लिए एक JIT बनाई गई। 8 रुकनी JIT है ये। पहले ये 5 रुकनी JIT थी, फिर इसमें 3 मज़ीद लोग शामिल किए गए। ISI के, IB के, पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान इसमें शामिल हैं और जज साहब को भी बुला लिया गया, वो भी इसमें हाज़िरी देंगे। और फिर अदालत में जब पेशी हुई सोमिया साहिबा की तो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि मैं जिस तरह का मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है मैं उससे बड़ी परेशान हूँ, दिल करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, और मुख्तलिफ उसने चीज़ें बताई। दूसरा ये कि ये भी कहा गया कि मीडिया को भी रोका जाए, वो मेरी कवरेज ना करें। तो जज साहिबा जो हैं, जो फीमेल जज हैं, वो इसको लीड कर रही हैं इस केस को। उन्होंने कहा कि आप पूरी हिजाब में होती हैं, बुर्का आपने पहना होता है, चेहरा आपका नज़र नहीं आ रहा होता, वकला और पुलिस ने आपको घेरा होता है, तो किस तरह से मतलब आप कह रहे हैं कि कवरेज ना हो, मतलब आप छुपी हुई हैं, बिल्कुल चेहरा आपका छुपा हुआ है। दूसरा, वहाँ पे उनके वकला ने ये भी शिकायत की कि JIT में इनको रात 11 बजे तक बिठाया गया, जबकि हमारे पाकिस्तानी कानून के हिसाब से आपको मैं बताती चलूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस केस में इस खातून को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वैसे भी पाकिस्तानी कानून में बहुत ज़्यादा लचक है ख़वातीन के हवाले से, और अब तक मैं कुछ दिन पहले एक चीज़ देख रही थी तो अब तक किसी भी खातून को अभी तक फांसी नहीं हुई, अगर उनको दी भी गई है तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हैं ख़वातीन के हवाले से, कुछ लचक दिखाते हैं हमारा कानून। और वहाँ पे ये भी लचक है कि किसी भी खातून को तफ्तीश नहीं की जा सकती मगरिब के बाद, और इसी तरह से मगरिब के बाद गिरफ़्तार भी नहीं किया जा सकता किसी खातून को। ये अहम चीज़ें हैं और ये हम हर पाकिस्तानी के इल्म में होनी चाहिए। कानून के हवाले से जो चीज़ें होती हैं अहम। वहाँ पर भी कहा गया कि इस हवाले से बताएं कि क्यों इस खातून को, सोमिया साहिबा को, रात 11 बजे तक बिठाया गया। दूसरी फिर आगे ये बात भी उन्होंने की कि उनके वकला ने, पुलिस ने रिमांड मांगा कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो ये पूछा गया, जज साहिबा ने सवाल किया कि ये बताएं मुझे कि किस केसेस में ख़वातीन के रिमांड दिए जाते हैं। जज साहिबा को बताया गया कत्ल के और डकैती के जो जुर्म होते हैं उनमें रिमांड, जिस्मानी रिमांड दिए जाते हैं ख़वातीन के, उसके अलावा नहीं दिए जा सकते। तो जज साहिबा ने आगे फरमाया कि ये जो केस है ये इक़दाम कत्ल का है लेकिन कत्ल का नहीं है, तो फिर जिस्मानी रिमांड नहीं बनता। और दूसरा, उन्होंने ये भी अश्योर किया कि इसमें इंसाफ होगा और जज साहब जो हैं उनकी मौतली भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। ये थी अब तक की सारी अपडेट्स। अब मैं आपको बताते चलूँ तो ये जो गवाह था वो कौन था, और उसके बाद मैं मज़ीद आगे बढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि FIR में क्या इस वक्त दफ़ात जो हैं वो दर्ज की गई हैं, कौन कौन सी अहम दफ़ात हैं, और जो टोटल जो सज़ा बनती हैं वो भी 50 साल तक की बनती है। क्या ये इतनी होगी सज़ा? ये सारे सवालात का जवाब वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी। और मैं आपको इस वक्त अहम अपडेट बताती चलूँ तो हुआ कुछ इस तरह से है कि सोमिया आसिम के वकील ने दलाइल दिए जज साहिबा की अदालत में, फ़ीमेल जज हैं जो उनकी, कहा कि ये जो सारी कहानी है ये 6 घंटे में घड़ी गई है, ये कहानी सारी झूठी है, इन्होंने खुद अपनी से कहानी बनाई है।
6 घंटे के अंदर अंदर इस बच्ची को इन्होंने ज़ख्मी किया, बच्ची को इतना ज़्यादा ये ज़ख्मी हालत में लेके गए। अब इस सारे सीन में एक गवाह आ गया। ये वो गवाह है जो इस्लामाबाद से सरगोदा बस का ड्राइवर है। अब आप देखें, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई गैर मामूली चीज़ सामने आ जाए तो इंसान की तवज्जो जो है उस जानिब लाजमी जाती है। इंसान उसको देखता है, गैर मामूली चीज़ जो हो, मामूली पे ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती, लेकिन जो मामूल से हट के चीज़ हो तो उस पर लाजमी तवज्जो जाती है हमारी। ड्राइवर साहब ने आके गवाही दी और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से सारा वक़ुआ देखा। वो वक़ुआ सुने। वो कहता है कि ये खातून जो थी, इनके साथ एक मर्द था। ये जो है ये बच्ची को लेने घर पे गई, जो इब्तदाई बताया गया, और सौम्या साहबा ने कहा कि मैं आपको टर्मिनल पे ड्रॉप कर देती हूँ। उन्होंने टर्मिनल पे ड्रॉप किया, वहाँ से उन्होंने बस की सरगोदा की, और इसकी माँ जो है बच्ची की, वो आती है ड्राइवर के पास और आके इल्तिजा करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप मेहरबानी करके जब सारे पैसेंजर बैठ जाएँ तो थोड़े से आगे आके आप बस ले आइएगा, मेरी बच्ची जो है वो सोई हुई है। अब वहाँ से मेरी बच्ची को बस में सवार हो जाएगी जैसे ही आप बस को आगे लेके आएंगे, क्योंकि वो चल नहीं सकती। अब बस का जो ड्राइवर था वो मान गया, उसने कहा ठीक है मैं आपको इतना असिस्ट कर दूंगा इस हवाले से। ड्राइवर जो है वो बस चला के आगे आया। वो कहता है कि बच्ची को इन्होंने उठाया हुआ था और वो आगे मेरे पास, क्योंकि आप देखिए बस में जैसे ही दाखिल होते हैं वो ड्राइवर और होस्टेस ठहरी होती है या मेल कंडक्टर जो भी हों, उनके पास से ही पैसेंजर्स गुजर रहे होते हैं, चाहे आ रहे हों चाहे जा रहे हों। तो ये भी पास से गुजरे। तो ड्राइवर कहता है कि मैंने देखा कि बच्ची की जो हालत थी बड़ी गैर थी, बच्ची बेहोश थी और बच्ची की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो वो कहते हैं कि हम जब भी ऐसा कोई वाक़या हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई औरत हो या किसी को कोई मसला हो सेहत का, तो हम बड़ा उसका ख्याल रखते हैं। मैंने भी यही किया। दौरान सफ़र मैंने होस्टेस को कहा कि वो जाके पूछती रहे, जिस तरह की भी तीमारदारी बच्ची की करनी है वो करती रहें। और बच्ची जो थी उसकी हालत गैर थी, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत थी बच्ची की। वो कहते हैं सर्विस एरिया पे भी हम रुके, हमने बच्ची के लिए जितना हो सका वो किया, उसकी केयर करते रहे और आखिर हमने उसको सरगोदा ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जो कहानी में ट्विस्ट ये आया कि सौम्या साहबा के वकील ने तो ये कहा था कि ये सारी जो कहानी है ये 6 घंटे की कहानी है, 6 घंटा कहानी है ये, और इस कहानी को सिर्फ बनाया गया है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो ड्राइवर जो है वो चश्मदीद गवाह सामने आ गया। सारी इनकी कहानी जो है वो एक तरह से समझ लें कि ठप हो गई है। और सरगोदा में इस वक्त तफ्तीशी भी मौजूद है पुलिस का, साथ ही साथ ये सर्विस हॉस्पिटल में बच्ची इस वक्त दाखिल है और सारी तफ्तीश चल रही है। और ये अहम चीज़ जब सामने आई कि बच्ची की जो हालत थी वो शुरू से ऐसी थी, वालदैन ने इतना जुल्म नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना संगदिल वालदैन हो कि बच्ची की पसलियाँ तोड़ दे, बच्ची को तेज़ाब पिलाने की कोशिश की जाए, बच्ची की आंखें निकालने की कोशिश की जाए, बच्ची के सर के बाल काट दिए जाएं, बच्ची के चेहरे पे तेज़ाब डाला जाए, उसको मारा जाए डंडों से, उसके सर को इस शदीद तरह से उसको मारा जाए, ज़ख्मी किया जाए कि उसके सर में कीड़े पड़ जाएं। साथ ही साथ बच्ची की टांगों पे ज़ख्म, जिस्म पे ज़ख्म, इतना सफाक वालदैन मुझे नहीं लगता हूँ, और फिर वो खुद ही आके इतना आगे बढ़ चढ़ रहे हो। ठीक है, वालदैन की कोताही इसमें है कि वो क्यों, आप देखें गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मेरी एक अगली वीडियो आएगी जिसमें बताऊँगी मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। आसपास, अपने आसपास भी मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं, इंटरनेशनली भी मैंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रही हूँ कि खुदकशी बड़ी आम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, क्या इसके पीछे सारे रीज़न्स हैं, वो उस वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद शायद वो आई वीडियो, तो वो लाजमी देखिएगा। ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन, इतना वालदैन सफाक नहीं होते कि वो इस हद तक गुजर जाएँ। तो ये सारी चीज़ें अब तक अपडेट्स आई, और अब आखिरी अपडेट मैं आपको देती चलूँ तो इस खातून पे क्या दफ़ात लगेंगी। सबसे पहले मैं बताऊं तो जब शुरू इब्तदाई FIR दर्ज हुई थी तब 2 दफ़ात लगी थी। अब वो जो 2 दफ़ात थी वो एक 506 थी, दूसरी 342 थी। 506 में धमकी देना है और इसकी जो सज़ा है वो 2 साल है। अगर धमकी ये हो जाए कि भाई जान से मारने की या इससे ज़्यादा एक सीरियस किस्म की हो तो उस पर 10 साल तक भी सज़ा हो सकती है, और इससे मतलब सीरियस सज़ा हो सकती है 7 या 10 साल मेरे ख्याल से। इसके साथ साथ 342 जो थी वो हब्स बेजा में रखना, वो सज़ा है। 342 की दफ़ा लगाई गई थी हब्स बेजा की, ये इब्तदाई FIR की थी। बाद में फिर जब ये केसेस टेकअप हुआ, मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दिया, मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको उठाया, तब इसमें फिर जोर आया और फिर मज़ीद दफ़ात ऐड हुई। जो 324 कत्ल की बनती है, जिसकी कम से कम सज़ा 10 साल है, 5 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा है इसकी 324 की। फिर 337A लगा, 337F लगा, 337F5 लगा, इन सब की अब और भी बहुत सी दफ़ात हैं जो मैं यहाँ पे बताने बैठी तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और कुल मिला के जो सज़ाएँ हैं ये 50 साल तक बनती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक अहम बात बताती चलूँ तो इस खातून को, अब जो अक्सर इस तरह के ट्रायल जो होते हैं उसमें सज़ा जो है वो उसमें होती है जो मैक्सिमम जिस दफ़ा की सज़ा हो। मतलब इसमें यहाँ पे
जो सज़ा है वो 324 की है, और कुछ और दफ़ात है जिनकी इस तरह की 10 साल के करीब करीब सज़ा बनती है। तो अब जब इस खातून को सज़ा होगी वो 10 साल तक की जो मैक्सिमम सज़ा होगी उसमें होगी, उसको काउंट किया जाएगा, उसको ज़्यादा फोकस होगा उस पर। तो ये सारी इस वक्त की अपडेट्स हैं। अब जीआईटी बन चुकी है और ये खातून जो है 3 से 4 बार जीआईटी में पेश भी हुई हैं, इनके शोहर को भी बुलाया गया है जीआईटी में पेश होने के लिए, और ये सारे हालात हैं इस वक्त। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस खातून को इंसाफ मिले। जैसे कि इस खातून ने पहले फरमाया था कि मुझे बड़ी कॉल्स आई और कहा गया कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, फजूल में आप केस लड़ेंगी और इस तरह से, और अल्लाह करे इस खातून को इंसाफ मिले और हमारे कानून थोड़े मज़ीद स्ट्रॉन्ग हों। और सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी बात करूँ, मैं यहाँ कह तो सकती हूँ कि कानून बने, ये चीज़ें हो जाएं, वो चीज़ें हो जाएं, चीज़ों को रोका जाए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, और ये सवाल है कि कैसे ठीक हो जाएं जब गुरबा के लिए कोई बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, उनके लिए चीज़ें मैसर नहीं होंगी। आज ही चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है, आगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। जब ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बच्चे, माँ बाप मजबूरी से अपने बच्चों को कहीं छोड़ के आएंगे, और इस तरह के जो पागल लोग होंगे वो इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर ऐसे वाक़यात होंगे और इनकी रोकथाम बड़ी मुश्किल होती जाएगी। मुझे इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।